अधिविका एजुकेशन ऐप पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी टेट की मैथ्स का प्रैक्टिस सेट आप सभी के बीच में आ गया है। और ये प्रैक्टिस सेट उन लोगों के लिए है कि किसी भी रीजन से जो क्लास परचेज नहीं कर पाते हैं, महंगे महंगे कोर्सेज नहीं खरीद पाते, और उनको एक बेस्ट अप्रोच चाहिए कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। देखिए, क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व करता है। डिपेंड करता है कि आप कम से कम कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं, किस तरीके से चीजें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि आपका टाइम भी बच रहा है और साथ साथ गलतियों के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। लिखा हुआ है, एक टंकी में 40 लीटर पानी है, उसमें से 10 लीटर निकाल लिया गया, शेष पानी का प्रतिशत कितना है। अब देखिए, टंकी में था 40 लीटर पानी, निकाल लिया गया 10 लीटर पानी। तो कह रहा है अब यहाँ बचा 30%, 30 लीटर बचा। तो ये 30 लीटर जो है, ये कितने प्रतिशत के बराबर है। तो निकाला कितना गया है, 10 लीटर निकाला गया। जो निकाला गया है वो ऊपर लिखेंगे, जिसमें से निकाला गया है यानी कि 40 लीटर से निकाला गया है वो नीचे लिखेंगे, और गुणे 100 कर देंगे। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 25, यानी कि 25% पानी तो निकल गया। तो बचा कितना, 75%। बचा कितना, 75%। एक तो ये तरीका है, ठीक है। एक तरीका तो ये है। अगर आप दूसरे तरीके की बात करें कि अगर आप वैसे ही सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको 100 मान लीजिए। मान लेते हैं यहाँ 40 की जगह 100 लिखा हुआ था, और अगर 25 लीटर निकल जाता यानी कि एक चौथाई भाग जो है उसका वो निकल जाता, तो कितना बचता, 75% ही तो बचता। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप 4 बार 10 लिखेंगे तो 40 हो जाएगा, और 4 बार अगर आप 25 लिखेंगे तो 100 हो जाएगा। तो दोनों चीजें वही हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो तरीका है पहला वाला, ये बेस्ट अप्रोच है। ज्यादा चीजों को अपने दिमाग में रखने से अच्छा है कि 40 लीटर था, 10 लीटर निकल गया। जो निकला उसको ऊपर रखते हैं, जिसमें से निकला उसको नीचे रखते हैं और गुणे 100 कर देते हैं। नेक्स्ट है, किसी संख्या का 2/3 भाग 36 है। अब एक्स वालों प्लीज, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मत मानो एक्स, मत मानो 100, कुछ भी मत मानो। अगर कहीं में बटे की संख्या लिखी है और उसकी कुछ वैल्यू निकल करके आ रही है, जैसे कह रहा है किसी संख्या का 2/3 भाग 36 था, तो ये होता है पूरी संख्या, और ये होता है उसका भाग। इतना याद कर लो। तो पूरी संख्या थी 3, उसका भाग जो था वो 2 था, और 2 की वैल्यू थी 36, यानी कि 2 की वैल्यू जो थी वो 36, यानी कि 18 गुने पे। तो ये कितने गुने पे होगा, ये भी 18 गुने पे ही होगा, 54। ठीक। अब अगर इसको और आसानी से समझना है तो ऐसे समझ लो कि 100 का, मान लेते हैं 100 का 1/4 भाग जो होता है वो 25 होता है। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि किसी संख्या का 1/4 25 है, और वह संख्या क्या है, ये संख्या आपको पता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पूरी संख्या 4, जो ऊपर का है वो भाग है, भाग की वैल्यू निकल करके आई 25, यानी कि 25 गुने पे। तो ये भी कितने गुने पे होगा, 25 गुने पे, तो 25 गुणे 100, 4, 100। सेम चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक वर्ग का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा की लंबाई बताइए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी तक। ये होता है वर्ग, और ये होता है आयत। वर्ग की जो चारों भुजा है वो बराबर होती है। मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगा, ये भी ए ही होगा, ये भी ए ही होगा। आयत में ऐसा नहीं होता। आयत में लंबाई और लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो जब वर्ग के परिमाप की बात आती है, परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। परिमाप, परिमिति, बाउंड्री। मतलब आप अगर इस जगह पे खड़े हैं
और आपने ये पूरा चक्कर लगा लिया, तो यहाँ पे अगर जो भी दूरी निकल करके आएगी वो परिमाप होगी। तो अब आप ऐसे याद करिए कि आपने कितनी दूरी चली, यहां से यहाँ 1 ए, फिर 2 ए, फिर 3 ए, फिर 4 ए, यानी कि आपने 4 ए दूरी चली। यही होता है वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ आयत का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, मान लेते हैं आप यहाँ खड़े थे, आपने एक एल चला, फिर एक बी चला, फिर एक एल चला, और फिर एक बी चला। ये परिमाप की बात कर रहा हूं मैं। तो आपने कितना चला यहाँ पे, 2L प्लस 2B, यही तो चला। दो को कॉमन कर लेंगे तो L प्लस बी, यही होता है फॉर्मूला। तो अब अगर किसी वर्ग का परिमाप 28 है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि 4A की वैल्यू लिखी गई है, तो फिर A की वैल्यू क्या होगी, यही तो होगी, 7 चौक 28। खत्म। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में एक महीने के खर्च का विवरण है। यदि परिवार की कुल आय 3500 रुपए हो तो ईंधन तथा भोजन पर कुल खर्च कितना होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इनको जोड़ के देखना होगा कि ये कितने बन रहे हैं, ये कितने परसेंट बन रहे हैं। तो अब आप जोड़िए, 48, 13, 11, 10 और 16। 8 और 3 11, 12 और 6 18। 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, टोटल 98% बन रहा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्पेस खाली पड़ा हुआ है, यानी कि 2% ये भी कुछ है, लेकिन इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। ठीक, यानी कि पूरी वैल्यू अब आपको मिल गई 100%। और 100% की वैल्यू यहाँ दी गई है कि जो कुल आय है वो 35,000 है, यानी कि 100% बराबर 35,000। तो 1% की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो 350 रुपए आएगी। अब पूछा क्या है उसने, ईंधन। अब अगर ईंधन की बात करें, फ्यूल की बात करें तो 10% है। तो अगर हम फ्यूल देखें तो 10%, 10% का मतलब क्या होता है, 1% की वैल्यू 350, तो 10% की वैल्यू 3500 हो जाएगी। फिर अब अगला क्या कहता है, भोजन पर, फूड पर, यानी कि 48%। 48%, 48% का मतलब 48 × 350। अब आप ये गुणा कर लीजिए कि कितना होगा, 48 × 350। 48 × 350 अगर आप करेंगे तो 16,800 आएगा। मैंने कैलकुलेटर यूज किया है, बट आप अपने कैलकुलेशन को इतना स्ट्रांग करिए कि आप इजीली कर लें। अब इसमें इस दोनों को प्लस कर दीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो इसके नीचे ही मैं लिख देता हूँ 20,300। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करिए। इस तरीके से क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। आप एक चीज और कर सकते थे, अगर आप स्मार्ट हैं तो आप 48% और 10% को कर देंगे 58% टोटल, क्योंकि प्लस पूछा है। और 58% बराबर 58 × 350 कर देंगे, तो एक ही बार के कैलकुलेशन में आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, आपको इतना लंबा जोड़ घटाना नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है, 10% हानि पर बेचा जाता है। देखिए परसेंटेज का कुछ कॉन्सेप्ट है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। सीपी बराबर 800, सॉरी, सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्या होता है, सीपी प्लस या तो प्रॉफिट होगा और या लॉस होगा। ठीक, ये होता है सेलिंग प्राइस। अब देखिए परसेंटेज में अगर कहीं 10% लिखा है तो 10% का मतलब होता है 1/10/100।
10/100 का मतलब 1/10, यही तो लिखा हुआ है। 20% कहीं लिखा है तो 20% का मतलब क्या हुआ? 20/100, 1/5, यही लिखा हुआ है। तो अब क्या करना है आपको? देखिए 10% की हानि हुई, 10% जैसे ही लिखा मिले आपको समझ आना चाहिए कि 1/10 लिखा है। पूरी संख्या कितनी है? 10। कितना भाग का नुकसान हुआ उस पे? एक। वही कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट। यानी कि कोई चीज पहले कितनी थी? 10। 10 रुपए में खरीदी गई होगी, 1 रुपए कम पे बेच दी गई, यानी कि 9 पे बेच दी गई। तो जो जितनी पे खरीदी गई थी उसकी वैल्यू तो दी गई है 800, यानी कि 80 गुने पे। कितने गुने पे? 80 गुने पे। तो ये भी आपका 80 गुना ही हो जाएगा, ये भी आपका 80 गुना ही हो जाएगा। लो भैया खत्म। समझ गए आप? अगर यही प्रॉफिट हो रहा होता तो ये 9 की बजाय यहाँ 11 हो जाता, क्योंकि 10 पहले सा था, एक बाद में मिल गया तो 11 हो गया। तो इस तरीके से परसेंटेज का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 64 है। कुछ मत करिए, इसको मानिए 3x, इसको मानिए 5x। दोनों को जोड़ के बराबर कितने का है? 64। ये तो कह रहा है कि 3x 5 है, so उनका योग 64 है। 5×3 = 8x, और 8x की वैल्यू 64, यानी कि x की वैल्यू 8। अगर x की वैल्यू 8 आ गई तो बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या तो 5 ही होगी। तो हमने क्या माना है? 5 × x, यानी कि 5 × 8, यानी कि 40। खत्म भाई, खत्म हो गया। तो कह रहा है एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 20%, 20% का मतलब क्या होता है? 20/100, यानी 1/5। कोई चीज 5 थी, अब चूंकि उस पे 1 की वृद्धि हो गई तो वो 6 बन गया। और वृद्धि करने पर ये प्राप्त होता है, यानी कि इस बार हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। तो सेलिंग प्राइस यानी कि 6 की वैल्यू जो है वो 240 है, यानी कि 40 गुने पे। तो ये भी 40 गुने पे होगा, तो ये 200 हो गया। खत्म। नेक्स्ट है, अब देखिए विभाज्यता का नियम एक अच्छा खासा एक चैप्टर है। मैं ये कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीजें आपको पढ़नी होंगी। विभाज्यता का रूल होता है, देखिए अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होती है तो उसकी एक कंडीशन होती है कि जो लास्ट का अंक होगा या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। ठीक है, इनमें से कोई होगा। अगर हम 3 के विभाज्यता की बात करें तो जो भी अंकों का योग होगा वो 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 4 की अगर हम बात करें, 4 की विभाज्यता की अगर हम बात करें तो जो उसके अंतिम के 2 अंक होंगे वो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 की अगर हम बात करें, अगर हम 5 की विभाज्यता की अगर हम बात करते हैं कि 5 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, तो यदि 5 हो लास्ट में या 0 आ रहा हो, यदि 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। वहीं पे अगर हम बाकी संख्याओं की बात करें, 6 की अगर हम बात करेंगे तो 2 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए वो संख्या। अगर हम 6 के बजाय 7 की बात करें, अगर हम 7 की बात करते हैं तो 7 में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं 882 लिखा हुआ है, हमने कहा कि ये 7 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, हमने कहा कि ये 7 से विभाजित है या नहीं है। तो अब कैसे होगा? इस अंक को छोड़ दीजिए, इस अंक को आप छोड़ दीजिए, 7 जो इकाई का अंक है उसको छोड़ दीजिए और इसका दुगना कर लीजिए, यानी कि 88 में से आप दुगना करेंगे तो 4 हो जाएगा। इस 4 को आप माइनस कर दीजिए, इस 4 को आप माइनस कर दीजिए, तो अब बचेगा आपके पास 84। ठीक। और अगर हम 84 को 7 से विभाजित करेंगे, अगर हम 7 से विभाजित करेंगे तो ये पूरा पूरा 12 से कट जाएगा,
यानी कि ये संख्या जो है वो 7 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर कहीं 7 की बात की जाएगी कि 7 से विभाजित है या नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो इकाई का अंक होगा उसको दुगना करेंगे, बाकी अंकों से उसको घटा लेंगे, और अगर वो संख्या 7 से जो है विभाजित हो जाती है, तो वो 7 से वो अंक विभाजित हो जाएगा। अगर हम 8 से विभाजितता की बात करें कि 8 से कब विभाजित होगा, ठीक है, तो आखिरी के 3 नंबर जो है वो 8 से विभाजित होने चाहिए। देखिए, 4 में क्या है कि आखिरी के 2 नंबर, 2 में क्या है कि आखिरी के जो आखिरी के नंबर हो वो 2 4 6 8 होने चाहिए। 4 में क्या है कि 2 नंबर जो आखिरी के हैं वो भी विभाजित होनी चाहिए, और 8 में क्या है कि 3 नंबर विभाजित होने चाहिए। वहीं अगर हम 9 की बात करें, तो वही जो 3 वाला रूल है वही अप्लाई होता है, अंकों का योग। अंकों का योग अगर विभाजित हो रहा है तो अंकों का योग, अगर विभाजित हो रहा है 9 से, तो वो संख्या 9 से विभाजित है। 11 की अगर हम बात करें, तो 11 में क्या होता है कि अल्टरनेटिव होता है। 11 में अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखी गई है, जैसे मान लिया हमने लिख दिया 8 0 1 6 4 5 9 1, तो हम क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे, ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा, और ये यहाँ जुड़ जाएगा। इसको अलग जोड़ लेंगे और इसको अलग जोड़ लेंगे और माइनस वाई कर देंगे, और अगर ये संख्या 11 से विभाजित हो गई, मान लो कोई संख्या जेड आ रही है और ये 11 से विभाजित हो गई, तो ये जो पूरी संख्या है ये 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर जीरो आ गया तब भी विभाजित हो जाएगी। तो ये विभाज्यता का नियम होता है। अब देखिए, 4 से विभाजित करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 रख दें, तो 4 से विभाजित हो जाएगा, और अगर हम 6 लिख दें तब भी विभाजित हो जाएगा। लेकिन जो कम से कम संख्या होती है उसको हम रखते हैं, तो इसलिए 2 को रख के हम इसको विभाजित कर लेंगे, क्योंकि 4 की विभाज्यता का नियम हमने पढ़ा हुआ है। अब देखिए, 5 की बात आई, या जीरो हो, तो अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तब भी विभाजित है, 5 रखेंगे तब भी विभाजित है, जीरो रख देंगे तब भी विभाजित है, तो कोई भी अंक अगर हम रख देंगे यहाँ पे तो 5 से विभाजित है, क्योंकि 5 की विभाज्यता में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए। फिर से 4 पूछा गया, तो आखिरी का जो 14 लिखा हुआ है, 14 4 से विभाजित नहीं है, तो यानी कि नहीं है। ठीक। अगर हम 2 से बात करें, अगर हम 2 से बात करें, तो 2 से अगर आप आखिरी का अंक देखेंगे तो 2 से विभाजित है। 8 से अगर आप देखेंगे तो 3 अंक विभाजित होने चाहिए, 3 अंक विभाजित होने चाहिए, तो 8 से विभाजित नहीं है, तो 2 से विभाजित है, नहीं है, और हाँ, तो अगर आप ये देखेंगे तो केवल 2 से विभाजित है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि किसी संख्या में 25% वृद्धि करने के बाद 500 प्राप्त होता है। अब जैसे ही 25% आपको दिखा, इसका मतलब 1/4 होता है। 4 पे 1 की वृद्धि हुई, 5 बन गया वो। 5 की वैल्यू दी गई है 500, 100 गुने पे, ये भी 100 गुने पे होगा, 400 हो जाएगा, खत्म। ये भी 400 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि जो ऊपर की संख्या होती है वो भाग होता है, नीचे की संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य ये 800 में खरीद कर 920 में बेच दिया गया, कितने का फायदा हुआ, 120 का। और कितने पे हुआ, 800 का खरीदा था, परसेंटेज निकालना है ना, 100 कर दो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 15%। कितने का फायदा हुआ, और जिस पे होता है, जो फायदा होता है वो ऊपर, जो फायदा जिस पे होता है वो नीचे, और गुणे 100, वही आपका परसेंटेज होता है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है और उनका अंतर जो है 30 है। अब लेकिन यहाँ तो 30 है, अगर मैं यहाँ घटा करके देखूं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी 3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 दी गई है, 10 गुने पे। तो कह रहा है बड़ी संख्या कितनी होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी, 7, तो भैया ये भी 10 गुने पे होगा, ये भी 10 गुने पे ही होगा। 70, ये भी 10 गुने पे होगा। 40, और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे
तो 100 हो जाए 110 हो जाएगा, और अगर इन दोनों को घटाएंगे तो अंतर 30 मिल जाएगा हमें। समझ गए? यहाँ पे हमें 3 दिख रहा है, बट यहाँ पे हमें 30 दिख रहा है, तो यानी कि 3 की जगह 30 है, यानी कि 10 गुने पे है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि ए अनुपाते बी बराबर 3:5, बी अनुपाते सी बराबर 2:7, तो ए अनुपाते सी बताइए। अब इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, ए बी सी ऐसे लिखो। पहले ए बी को लिखो तो 3 और 5, फिर बी सी है 2 और 7, तो बी उसी को नीचे लिखो 2 और 7। अब इस यहाँ पे एक ऐसे अच्छा खासा डंडा खींचो, ये जगह खाली है सी के नीचे, यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, ये जगह खाली है यहाँ पे 2 है इसके बगल तो 2 आ जाएगा। गुणा कर लो, 6, 10, 35। क्या पूछा? ए और सी पूछा है ना, तो 6 और 35, 6:35। यहाँ पे गुणा हुआ है इसके बीच में। ठीक है, अगर तीसरा नंबर होता तो हम यहाँ लिख रहे होते, चौथा नंबर होता तो हम यहाँ लिख रहे होते, और इसको हम बढ़ाते चले जाते इस तरफ, और इसको हम इस तरफ बढ़ाते चले जाते। कह रहे क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात जो है वो 4:5 का है। क्रय मूल और विक्रय मूल का जो अनुपात है वो 5:4 का है, तो हानि प्रतिशत बताइए। अब समझो, अगर यहाँ 100 रुपए होता और इस पे 5:4 के अनुपात में 5 अनुपात में क्रय किया होता, यानी कि 5 की वैल्यू अगर देखते तो 20 गुने पे है। 20 गुने पे तो है 20 2500, यही होता भाई, 20 2500। और यहाँ पे जो विक्रय मूल्य है ये 4 गुने पे, तो ये भी 20 गुने पे जाता, तो ये होता 80। यहाँ ये 100 बनता और यहाँ ये 80 बनता, यही तो होता। तो कितने का नुकसान होता? 20 का नुकसान होता। और किस पे होता? 100 पे होता, और गुणे 100 तो 20% आता। अगर आप और आसानी से समझना चाहते हैं तो 5:4 है। कितने का नुकसान हुआ? 1 का। किस पे हुआ? क्रय मूल्य पे ही होगा, गुणे 100 कर दो, 20 आ जाएगा। लो, खत्म। नेक्स्ट है, 5 संख्याओं का औसत 20 है। औसत में क्या होता है कि अगर 5 संख्या है, 5 संख्या मान लेते, कोई भी 5 संख्या है, 5 संख्या जो है वो कोई भी 5 संख्या है, मान लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 जो भी है। औसत का मतलब होता है इन सबको जोड़ो और जितनी संख्या है उससे भाग कर दो, यही होता है औसत। लेकिन अब यहाँ पे संख्या हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या है, तो हम क्या करेंगे? 5 गुणे 20 करेंगे। 5 गुणे 20 करेंगे, 5 गुणे 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। मतलब उन 100 जो योग है, उन 100 में से एक संख्या जो है वो 30 है, और उसे हटा दिया गया। ठीक, तो अब कितना बचा? 70 बचा ना। और कितनी संख्याओं का औसत 100? 70, 70 यहाँ पे आया, अब 4 ही संख्या तो बची, एक तो हट गई, एक तो हट गई। भाई एक संख्या हट गई, तो अब 17/4 इसको सॉल्व कर लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 17.5 यही होगा। मतलब 5 गुणे 20 टोटल नंबर कितना था? 100 था। अच्छा, 5 गुणे 20 क्यों किया गया? 5 गुणे 20 क्यों किया गया आपका? अगर हम ये जो क्या कहते हैं, जैसे हमने इस इन संख्याओं को जोड़ दिया, ठीक, मान लेते 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30/5 कर दिया, तो औसत निकल करके आ गया 6। अब हमें वापस से इन संख्याओं का योग चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो हमको फिर से 6 में 5 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो वही हमने किया है कि 5 संख्याओं का औसत 20 था, औसत निकल करके आया, लेकिन हमें संख्याओं का योग चाहिए। तो संख्याओं का योग मतलब 20 गुणे 5 कर दिया आपने, तो संख्याओं का योग 100 मिल गया। 100 में से एक संख्या 30 थी, उसको हमने बाहर कर दिया, अब सिर्फ उनका जो योग बचा वो 70 था। और नया औसत पूछा गया है, तो हम जितनी संख्याएं बची हैं उससे भाग कर देंगे, तो 70/4 हो जाएगा। उसके बाद में 1,000 की वस्तु पर 20% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य
क्या होगा? 1,000 रुपए की वस्तु थी, 20% के लाभ पे बेचा गया। अब 20% का लाभ, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 20/100 होगा तो 1/5। कोई वस्तु 5 की थी, उसको 6 रुपए में बेच दिया गया। तो 1,000 की वो वस्तु, यानी कि 5 की वो वस्तु, तो यानी 5 की वैल्यू कितनी दी गई है? 1,000 दिया गया है। अब कितने गुणे पे? 200 गुने पे। तो ये भी कितने गुने पे होगा? 200 गुने पे। तो 6 दूनी 1,200 रुपए। यानी कि ये वस्तु 1,200 में बेची गई। ना आपको एक्स मानने की जरूरत है, ना आपको गुणा भाग करने की जरूरत है। अगला है दो संख्याओं का एचसीएफ 12, एलसीएम 180 है, वो संख्या 36 है। तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर एक्स इंटू वाई। अब एलसीएम 12, ये 180 बराबर एक्स की वैल्यू दी गई है 36, वाई की वैल्यू नहीं पता। वाई की वैल्यू निकालने के लिए इस 36 को आपको नीचे लाना पड़ेगा, और ये कट जाएगा 60 से। वाई बराबर 60 आ जाएगा। ठीक, वाई बराबर 60 आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला जो है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करूंगा, जब मैं टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर लेकिन आपको अगर बहुत आसानी से इसका जवाब चाहिए, तो 72 किलोमीटर चलती है वह 1 घंटे में। 72 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 72 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है। 30 मिनट का मतलब आधे घंटे हुए। आधे घंटे में कितना चलेगी? 36, क्योंकि 72/2 हो जाएगा। कह रहा है 2,000 पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर मतलब रेट यानी कि दर, और टी मतलब समय, और बाई 100। अब आप इसको 2,000 गुणे 2 गुणे 5/100 कर लीजिए। ये जीरो हट गया यहाँ से। 10, 2 दूनी 4, पंचे 20, यानी कि 20% का ब्याज मिलेगा उसमें। अब 20% का मतलब होता है 1/5। 5 की वैल्यू जो है वो 2,000 है, यानी कि 400 गुने पे। तो ये भी 400 गुने पे होगा। मतलब 5 से 6 हुआ ना, ये 5 से 6 हो गया क्योंकि वृद्धि हुई है, ब्याज मिला है। तो अगर ये 400 गुने पे होगा, चूंकि यहाँ 2,000 लिखा हुआ है, तो अगर जब 2,000 को आप 5 से भाग करेंगे तो 400 गुने पे होगा। मैं लिख देता हूँ। तो ये भी कितने गुने पे होगा? 400 गुने पे होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2,400। ये कितना हो जाएगा? 2,400। साधारण ब्याज कितना होगा? अच्छा, यहाँ पे एक गलती हुई है मुझसे, एक जीरो यहाँ पे और होगा, और ये 400 की बजाय ये 200 आएगा आपका। कैसे आएगा आप देख लें। 2,000 गुणे 2 गुणे 5/100 करेंगे जब आप, दो जीरो कैंसिल, दो जीरो कैंसिल। ठीक, 20 दूना 40, और ये चार, 40 पंचे 200। तो 200 रुपए आएंगे, ये निकल जाएगा। ये सवाल यहीं खत्म हो जाएगा, इसके आगे आपको ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये गलत है। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी कि 12 गुणे 8, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी आप ऑप्शन देखेंगे तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है। अगर क्षेत्रफल की बात हुई है तो स्क्वायर लगा होगा वहां पे। अब पता चला हमने 96 यहाँ भी लिख दिया, 96 एक और लिख दिया, लेकिन वहां सिर्फ सेंटीमीटर लिखा, स्क्वायर नहीं लिखा, तो वो गलत हो जाएगा जल्दबाजी में। तो इसलिए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कह रहा है 600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 मिलता है। मतलब 600 के रुपए 4 वर्षों में 720 हो गए। 120 का प्रॉफिट हो गया आपको 4 वर्ष। और साधारण ब्याज का एक फंडा होता है कि हर साल बराबर बढ़ता है वो, यानी कि 120/4 अगर हम कर दें
तो 30 रुपए आपको हर साल मिल रहे थे। तो 30 रुपए मिले आपको कितने पे? 600 रुपए पे। तो कितने परसेंट की दर से मिल रहा था? तो अगर आप इसको काटेंगे तो 5% की दर से आपको मिल रहा था। यही होगा। 30 रुपए आपको हर साल मिले, यानी कि 4 वर्षों में 120 रुपए आपको मिले। तो हर वर्ष 30 रुपए मिल रहे थे, तो 600 रुपए पे अगर 30 रुपए मिल रहे थे तो 5% की दर से मिल रहे थे। और उसने कहा यदि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया गया, यानी कि 5 से अब 7 कर दिया जाए, तो यह धन कितना हो जाएगा? तो अब क्या होगा? 600 रुपए पे 7% की वार्षिक दर से 4 वर्षों में अगर हम ब्याज देखेंगे, तो अब इसको आप 100 को यहाँ कैंसिल कर दीजिए। 6 सत्ते 42 और गुणे 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। 168 रुपए ब्याज मिल जाएंगे। 600 था और 168 और उसमें हम जोड़ दें तो 768 रुपए हो जाएगा। 768 रुपए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप साधारण ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि आप बेसिक अप्रोच को यूज करिए, आप शॉर्ट तरीके से भी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगली क्लास में थोड़ा सा लेवल आपका हाई होगा, जब आप इन बेसिक चीजों को समझ चुके होंगे, तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।